इस टाइप की वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इनकी कोडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा सबको। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फ्लक्स बोर्ड आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 53, फ्लक्स बोर्ड आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स बोर्ड आर्क वेल्डिंग या शॉर्ट में क्या लिखे इसे FCA। तो अभी तक हमने जितना भी CO2 वेल्डिंग के बारे में, ठीक है, जितना भी हमने CO2 वेल्डिंग के बारे में या फिर मिग वेल्डिंग के बारे में जो पढ़ा, ठीक है, इनके इक्विपमेंट्स, एक्सेसरीज और कल हमने इसकी वायर इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा। क्लियर? तो फ्लक्स बोर्ड आर्क वेल्डिंग इन दोनों से डिफरेंट कैसे है? फ्लक्स बोर्ड आर्क वेल्डिंग CO2 वेल्डिंग एंड मिग वेल्डिंग से डिफरेंट कैसे है? देखिए यहाँ पे पहली चीज है कि किस टाइप की वेल्डिंग प्रोसेस है? आर्क वेल्डिंग। इसका मतलब आर्क उत्पन्न होगी किसके बीच में? बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में। फ्लक्स बोर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्या यूज किया जाएगा? फ्लक्स यूज किया जाएगा। कोर का मतलब क्या होता है? सेंटर। कोर का मतलब होता है सेंटर। इसका मतलब है इस वेल्डिंग प्रोसेस में हम ऐसे वायर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इस वेल्डिंग प्रोसेस में हम ऐसे वायर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जिसके सेंटर में क्या भरा होता है? फ्लक्स भरा होता है। तो बेसिक डिफरेंस जो है CO2 मिग वेल्डिंग्स और FCAW का, वो उसकी वायर का। क्लियर? वायर का डिजाइन है कि वायर को किस तरह से डिजाइन किया गया। रेस्ट ऑल द प्रोसेस, जितने भी इक्विपमेंट्स हमने पढ़े, ठीक है, चाहे वो पावर सोर्स की बात करें, फीड रोलर की बात करें, टॉर्च की बात करें, वो ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। लेकिन डिफरेंट किस चीज का है? इसका है वायर का डिजाइन है। इस वायर को इस तरह से डिजाइन किया गया, इसके सेंटर में क्या कर दिया गया? फ्लक्स कर दिया गया। क्लियर? क्या इस प्रोसेस में भी वायर जो होती है वो रील की फॉर्म में होगी? क्या इस वेल्डिंग प्रोसेस में भी जो वायर होती है वो रील की फॉर्म में होगी या वायर की फॉर्म में होगी? रील की फॉर्म में होगी। क्या कंज्यूमेबल होगी? क्या कंटिन्यूस होगी? बाकी सारा प्रोसेस जो है वो सेम होता है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत होती है। इसमें वो क्या चेंज करने की जरूरत होती है? देखिए, इसमें हमें एक तो फीड रोलर जो है, जो वायर को टॉर्च तक भेजने का काम करते हैं, उनका डिजाइन थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्योंकि हम इस वायर पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अंदर से क्या होती है? होलो वायर होती है। तो समझते हैं, कल हमने पढ़ा कि CO2 में कौन सी वायर यूज करते हैं? सॉलिड वायर यूज करते हैं, जो अंदर पूरी किससे भरी हुई है? मेटल से भरी हुई है। लेकिन ये अंदर से क्या है? होलो है, जिसके सेंटर में क्या भरा हुआ है? फ्लक्स भरा हुआ है। क्लियर? तो इस पे हम एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं डाल सकते। इतना ही प्रेशर डालेंगे जो सफिशिएंट होगा वायर को टॉर्च तक भेजने के लिए। क्लियर? दूसरी चीज आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं तो क्या हमें शील्डिंग के लिए CO2, हीलियम और आर्गन जैसे गैसेस की जरूरत पड़ेगी शील्डिंग के लिए? हाँ जी। देखिए, हम इसमें फ्लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं शील्डिंग के लिए, तो क्या हमें जरूरत होगी इसमें शील्डिंग करने के लिए CO2, हीलियम, आर्गन जैसे गैसेस की? क्या हमें इसमें शील्डिंग गैसेस की जरूरत होगी? चलिए ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है बेसिकली, इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। वन इज सेल्फ शील्डिंग टाइप, ये पढ़ेंगे हम एक बार कवर में, ठीक है।
सेल्फ शील्डिंग टाइप और गैस शील्डिंग टाइप। मतलब इस वेल्डिंग प्रोसेस को हम फ्लक्स की सहायता से भी शील्डिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, एंड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, हाई क्वालिटी वेल्डिंग के लिए हम इसको फ्लक्स के साथ साथ शील्डिंग गैसेस के साथ भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम शील्डिंग गैस का यूज करें और या नहीं करें। अगर करेंगे तो शील्डिंग क्या होगी, बेटर तरीके से होगी। क्लियर? यस सर। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाए? हाँ जी, इसको डिफाइन कैसे किया जाए? डिफाइन का मतलब इसका सिद्धांत कैसे है, प्रिंसिपल क्या है इसका? देखिए, जितने भी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है उनका प्रिंसिपल एक ही होता है। क्या होता है? आर्क जनरेट होगी किसके बीच में? बेस मेटल और इलेक्ट्रोड। लेकिन यह इलेक्ट्रोड किस तरह का है वो हमें एक्स्ट्रा डिफाइन करना पड़ेगा। अब हर केस में बेस मेटल तो सेम रहती है ना, बेस मेटल तो सेम होगी, चेंज क्या होगा? इलेक्ट्रोड चेंज होगा या उसका यूज करने का तरीका चेंज होगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? आर्क इज जनरेटेड बिटवीन, ये पहले इसमें लिख लेना, टाइप ऑफ, किसकी टाइप है? आर्क वेल्डिंग की टाइप है, इन विच आर्क इज जनरेटेड, किसके बीच में? हाँ जी, इसके बीच में इलेक्ट्रोड कैसा, वही तो हमने मेंशन करना है। अगर हम सीधा इलेक्ट्रोड लिखेंगे इसका मतलब वही प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड होगा? CO2 और बिग वेल्डिंग के लिए भी होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर्क इज जनरेटेड बिटवीन फ्लक्स कोड। यस, यहाँ से पता चलेगा कि ये किस तरह का वेल्डिंग प्रोसेस है। फ्लक्स कोड कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल? कंज्यूमेबल और किस फॉर्म में? वायर की फॉर्म में। कंज्यूमेबल वायर, इलेक्ट्रोड एंड क्या है इसके बीच में? बेस मेटल। अच्छा, इसमें एक चीज और आप सोचिए कि अगर हम इसमें फ्लक्स का यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा? स्लैग भी आएगा। क्लियर है? तो हमें इनमें देखा कि CO2 और बिग वेल्डिंग में तो किसी तरह का स्लैग होता नहीं है, तो स्लैग को हटाने की जरूरत नहीं होती है। FCAW में अगर फ्लक्स यूज कर रहे हैं तो वहाँ स्लैग भी आएगा, उसको हटाने की भी जरूरत नहीं। क्लियर? तो आर्क इज जनरेटेड बिटवीन फ्लक्स कोड, कंज्यूमेबल वायर, इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल। समझ आ गई? या स्टार्टिंग में आप ऐसे ऐड कर लीजिए, इन दिस प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा रहेगा।
किस तरह से है वो डिपेंड करेगा यहाँ पे हम शील्डिंग गैस यूज कर रहे हैं ना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक डिजाइन जो है कुछ इस तरह का होगा, सेम एज दैट ऑफ CO2 या बिग वेल्डिंग की तरह। नोजल होती है किसके लिए? गैस को प्रॉपर तरीके से बेस मेटल को कवर करने के लिए, सही डायरेक्शन में प्रॉपर शील्ड बनाने के लिए गैस शील्ड। फ्लक्स कोड आर्क या फ्लक्स कोड वायर इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ पे साथ में क्या जनरेट होगा? स्लैग। ये क्या है? वेल्ड मेटल। अगर हम इस वायर को, ट्यूबुलर वायर को फ्रंट से देखते हैं, सामने से यहाँ से, तो हमें क्या दिखाई देगा? सेंटर में फ्लक्स दिखाई देगा और बाहर क्या है? एक ट्यूबुलर है। इसका मतलब ये वायर जो है अंदर से क्या है? होलो वायर। क्लियर है? तो ये सॉलिड वायर नहीं है। कैसी वायर है ये? होलो वायर है, जैसे कि पाइप होती है, जैसे कि पाइप होती है, ठीक है। तो इस तरह से और किसके बीच में उत्पन्न होगी? फ्लक्स कोड कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें कि अगर हम फ्लक्स का यूज कर रहे हैं तो क्या हमें शील्डिंग गैस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो यहाँ पे इसके हिसाब से होते हैं टू टाइप ऑफ FCAW, टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग कितने टाइप की होती है? सो नंबर 1 इज, एक तो हुई सेल्फ शील्डिंग टाइप, सेल्फ शील्डिंग टाइप, एंड सेकेंड इज गैस शील्डिंग टाइप, गैस शील्डिंग टाइप। इसका मतलब क्या हुआ? जी, इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ शील्डिंग टाइप। इसका मतलब शील्ड बनाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? फ्लक्स वायर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ शील्डिंग। यहाँ शील्डिंग का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रोड करेगा। क्लियर? यहाँ पे शील्डिंग का काम कौन करेगा? गैस और इलेक्ट्रोड दोनों, बोथ इलेक्ट्रोड एंड शील्डिंग गैसेस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, हाँ जी, फंक्शन ऑफ शील्डिंग। तो यहाँ इलेक्ट्रोड और शील्डिंग गैसेस दोनों यहाँ पे शील्डिंग का काम करती है। हाँ जी, देखिए शील्डिंग, चलिए इनका यूज देखिए क्या है। सेल्फ शील्डिंग टाइप का यूज बेसिकली फॉर वेल्डिंग ऑफ ferrous materials like mild steel, low alloy steel and stainless steel. Gas shielding type gas shielding type गैस शील्डिंग टाइप का यूज नॉन फेरस मेटल वेल्डिंग
एंड गुड क्वालिटी। अगर हमें वेल्डिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए तो एडिशनल गैस शील्डिंग से मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एनी टाइप ऑफ शील्डिंग गैस। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, सेल्फ शील्डिंग टाइप का भी और गैस शील्डिंग टाइप का भी। अगर हमें वेल्डिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए तो हम यूज करेंगे गैस शील्डिंग टाइप। इसमें शील्डिंग किसके द्वारा होगी? बोथ इलेक्ट्रोड एंड शील्डिंग गैस, क्योंकि यहाँ पे कुछ फंक्शन जो है कौन परफॉर्म करेगा? फ्लक्स परफॉर्म करेगा, एंड कुछ फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? शील्डिंग गैस परफॉर्म करेगी। यहाँ पे हमारे पास ओनली ऑप्शन है किसकी? शील्डिंग। किसके द्वारा? फ्लक्स के द्वारा। तो दोनों में कौन सी शील्डिंग इफेक्टिव तरीके से होगी? गैस शील्डिंग का। क्या हमें दोनों केस में स्लैब को हटाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। चाहे आप गैस से शील्डिंग करवा रहे हैं, ठीक है, चाहे फ्लक्स से शील्डिंग करवा रहे हैं, दोनों केसेस में स्लैब को हटाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? Next, the positions in which welding of CAW can be done. कौन सी पोजीशन में फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग परफॉर्म की जा सकती है? जी, positions in which FCAW can be done. हाँ जी, कौन सी पोजीशंस? फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड। All position welding is possible by FCAW. फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग से all position में वेल्डिंग की जा सकती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज टॉर्च डिजाइन। FCAW के लिए टॉर्च का डिजाइन किस तरह से होगा? हाँ जी, टॉर्च का डिजाइन किस तरह से होगा? अगर हम बात करें सेल्फ शील्डिंग टाइप की, बताइए टॉर्च का डिजाइन कैसा होगा? अगर हम बात करें गैस शील्डिंग टाइप की, बताइए। सोचिए थोड़ा सा, अगर हम सेल्फ शील्डिंग टाइप यूज करेंगे तो टॉर्च का डिजाइन किस तरह का होगा? हाँ जी, टॉर्च की बनतर किस तरह की होगी? हाँ जी, सिंपल डिजाइन। देखिए, अगर हम सेल्फ शील्डिंग टाइप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि गैस शील्डिंग के लिए हमें किसी तरह के नोजल की और उसकी सप्लाई की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? तो सिंपल डिजाइन होगा इन केस ऑफ सेल्फ शील्डिंग टाइप, सिंपल डिजाइन एंड नो नीड ऑफ गैस सप्लाई।
सफाई और कह सकते हैं नोजल की जरूरत नहीं होगी। गैस शील्डिंग टाइप में टॉर्च डिजाइन सेम होगा इस तरह का जो कि CO2 और पिग वेल्डिंग में होता है, लेकिन एक चीज चेंज होगी वहां पे। क्या चेंज होगा? रोलर का डिजाइन चेंज होगा। सेम एज CO2 या मिग टॉर्च, ओनली क्या चेंज होगा? रोलर डिजाइन चेंज होगा, क्योंकि इसमें वायर पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल सकते। हाँ जी, इसमें चेंज होगा। रोलर डिजाइन बेसिकली हम टॉर्च की बात कर रहे थे, लेकिन रोलर भी हमें चेंज करने पड़ेंगे इस केस में, क्योंकि वायर पे एक्स्ट्रा प्रेशर को नहीं ऐड किया जा सकता ड्यू टू द होलो वायर। क्लियर है? हो गया ये? ओके। टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर, type of metal transfer in FCAW flux for arc welding में metal transfer किस तरह का होगा? Types of metal transfer in FCAW। FCAW में metal transfer किस तरह का होगा? तो हमने different types of metal transfer पढ़े, globular, डिप ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर, पल्स ट्रांसफर। FCAW में किस तरह का ट्रांसफर होता है? तो इसमें 2 टाइप्स के ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। वन इज लार्ज ड्रॉपलेट साइज एंड सेकेंड इज स्मॉल ड्रॉपलेट साइज। तो बेसिकली ये जो दोनों हैं ये आते हैं फ्री फ्लाइट ट्रांसफर, और आप बोल सकते हैं फ्री ट्रांसफर। क्लियर? तो किस तरह का ट्रांसफर होगा FCAW में? फ्री फ्लाइट और स्प्रे ट्रांसफर, या तो लार्ज ड्रॉपलेट्स की साइज में होगा या स्मॉल ड्रॉपलेट की साइज में होगा। बोथ आर फ्री फ्लाइट और स्प्रे ट्रांसफर, नो डिप ट्रांसफर। ठीक है, अब आपने ये सर्च करके आना है कि हम FCAW में डिप ट्रांसफर क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं इस वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, दैट इज एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, डेपोजिशन रेट एंड डेपोजिशन एफिशिएंसी। हाँ जी, डेपोजिशन रेट एंड डेपोजिशन एफिशिएंसी।
डेपोजिशन क्या होता है? चलिए ये बता दीजिए कि ये किसे बोलते हैं? जमा डिपॉजिट किसे बोलते हैं? जमा करना। ठीक है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या डिपॉजिट करते हैं, क्या जमा करते हैं? वेल्ड मेटल को जमा करते हैं। तो डेपोजिशन रेट और डेपोजिशन एफिशिएंसी का रिलेशन वेल्ड मेटल के साथ। क्लियर? अब डेपोजिशन रेट किसे बोलते हैं? डेपोजिशन रेट किसे बोलते हैं? हाँ जी, रेट का मतलब किसके साथ रिलेशन होता है हमेशा? टाइम के साथ। तो डेपोजिशन रेट का मतलब है जमा करने की दर, जिसका मतलब वेट ऑफ मेटल डेपोजिट पर यूनिट टाइम। अब ये पर यूनिट टाइम 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 सेकंड हो सकती है। मतलब 1 मिनट में कितना वेट ऑफ मेटल क्या किया गया? जमा किया गया। उसे हम क्या बोलते हैं? डेपोजिशन रेट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए अगर 400 ग्राम मेटल डिपॉजिट कर दिया गया कितने टाइम में? 1 मिनट में। तो इससे क्या बोलेंगे हम? डेपोजिशन रेट कितना है? 400 ग्राम पर मिनट। कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो 400 ग्राम मेटल डिपॉजिट हो रहा है कितने टाइम में? 1 मिनट। तो उसे क्या बोला गया? डेपोजिशन रेट बोला गया। समझ आ गई डेपोजिशन रेट क्या है? चलिए नंबर 2 इज डेपोजिशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है बता सकते हैं? क्षमता। किसी निश्चित समय में किया गया काम। एफिशिएंसी का मतलब बेसिकली तो होता है आउटपुट कितनी आ रही है और हम इनपुट कितनी दे रहे हैं। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेपोजिशन एफिशिएंसी की। क्लियर है? कहीं पे भी वर्ड आए एफिशिएंसी क्या है, कहाँ पे भी वर्ड आए एफिशिएंसी क्या है, इसका मतलब है कि आउटपुट हम कितनी ले रहे हैं और इनपुट कितनी मिल रही है। ठीक है? हमेशा इन दोनों में ज्यादा कौन होता है? इन दोनों में ज्यादा क्या होता है हमेशा? इनपुट ज्यादा होगा कि आउटपुट ज्यादा होगा? हमेशा इनपुट कितना होता है? इनपुट हमेशा क्या होता है? 100% होता है। क्लियर है? इनपुट हमेशा कितना होता है? 100% होता है, लेकिन आउटपुट कभी 100% नहीं होता। इसका मतलब एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है? सपोज कि हम 100 इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट हमें 80 मिल रही है, इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी हुई? इसका मतलब कि हमने 100 इनपुट दी तो हमें आउटपुट तो 80 मिला, तो कितने परसेंट हो गया? 80% हमें क्या मिला? आउटपुट मिला। क्लियर? 80% क्या मिला? मतलब 100 इनपुट दिया तो 80 क्या मिला? आउटपुट मिला। इसका मतलब एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है? क्या होती है? लेस देन 100%। क्लियर? हमेशा 100% से एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि कुछ क्या हो जाता है बीच में? क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो एफिशिएंसी कभी हमेशा 100% नहीं हो सकती। जब हम वेल्डिंग करने जाते हैं तो क्या हम 100% मेटल को डिपॉजिट कर पाते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब कुछ मेटल का लॉस होगा, इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, स्पैटर्स की फॉर्म में होगा। इसका मतलब कि डेपोजिशन एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, मेटल का हमेशा लॉस होगा, स्पैटर की फॉर्म में लॉस। क्लियर है? तो डेपोजिशन एफिशिएंसी क्या है? हाँ जी, कैसे डिफाइन करेंगे आप बता दीजिए। आपको सारा कुछ बता दिया। कैसे डिफाइन करेंगे?
एनीवन? बताओ कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ जी, रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होगा? वेट ऑफ मेटल। हाँ जी, क्या आएगा आउटपुट में? क्या आएगा आउटपुट में? क्या आएगा? रेशियो वेट ऑफ मेटल डेपोजिटेड। ये आउटपुट है कि इनपुट है बताइए? मेटल डेपोजिटेड इनपुट है क्या आउटपुट है? आउटपुट है ना। टू द वेट ऑफ मेटल। अब बताइए यहाँ क्या है? इनपुट क्या दे रहे हैं फिर? इलेक्ट्रोड दे रहे हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट कितना हुआ टू द वेट ऑफ मेटल कंज्यूम कितना हुआ? समझ आ गई बात? वेट ऑफ मेटल कंज्यूम कितना हुआ और वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट कितना हुआ, इन दोनों में हमेशा क्या रहेगा? एक डिफरेंस रहेगा। तो डिफरेंस किसके कारण होता है? लॉस के कारण होता है, ठीक है। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन आया, इन GMAW डेपोजिशन एफिशिएंसी कितनी है? हाँ जी, GMAW में डेपोजिशन एफिशिएंसी कितनी है? मतलब आप कितने परसेंट मेटल को डिपॉजिट करवा पाते हैं जितना आप सप्लाई करते हैं, उसका कितना परसेंट आप क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट कर सकते हैं। तो GMAW वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें 93 से लेके 95%, 97%। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? 100%। हाँ जी, 100% कंजम्पशन पे 97%। हाँ, हमें 100% कंजप्शन पे आउटपुट कितनी मिल रही है? 93 से 97% मिल रही है। इसका मतलब क्या है? इसमें मेटल का लॉस कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 3 से लेके 7% मेटल का लॉस हो रहा है इस फॉर्म में स्पैटर की कैपेसिटी। क्लियर है? तो आप देखते हैं GMAW में स्पैटर हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलिए बात करें फॉर FCAW डेपोजिशन एफिशिएंसी क्या होगी? फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के लिए डेपोजिशन एफिशिएंसी क्या है? 80 से लेके 86%। आप 100% मेटल को यूज करके 80 से लेके 86% डिपॉजिट करवा पाते हैं। दैट मींस एफिशिएंसी कितनी हुई? 80 से 86%। तो लॉस कितना हुआ? 14 से लेके 20%। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इन SMAW। अब बताइए क्या कभी ये सोचा कि FCAW, चलो ठीक है, SMAW में एफिशिएंसी कितनी है? हम कितना मेटल डिपॉजिट करवा पाते हैं? सबसे स्पैटर ज्यादा किसमें देखने को मिलते हैं? SMAW में। इसका मतलब एफिशिएंसी इनके कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी। तो SMAW प्रोसेस में डेपोजिशन एफिशिएंसी सबसे कम होती है। कितनी होती है? 55 से लेके 60%। क्लियर? SMAW वेल्डिंग प्रोसेस में हम ओनली 40 से लेके और 45% क्या कर सकते हैं? लॉस हो जाता है, और 55 से लेके 60% ही डिपॉजिट करवा पाते हैं। तो सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ मटेरियल किसमें है? यहाँ पे क्या है? मोर वेस्टेज ऑफ मटेरियल। सबसे कम किसमें है?
हाँ जी, गुड। यह क्या है? गैस वेल्डिंग में सर, गैस वेल्डिंग में तो नहीं होगी ना सर इतना? इस वेल्डिंग में क्या? डिपोजिशन एफिशिएंसी। दैट इज डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे फिलर वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये बात कर रहे हैं जहाँ पे हम कंटिन्यूसली कंज्यूमेबल वायर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वहाँ। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अगेन आप ये वाले पैरामीटर याद रखेंगे, उनके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से याद रखेंगे। उनकी डेफिनेशन, रेट आपको समझ में आ गया होगा, कितने टाइम में कितना मेटल डिपॉजिट। ठीक है, कितनी इनपुट दी और कितना आउटपुट आया वो क्लियर है।